So here we find h is equal to uy, this is this. Here h and uy, they are proportional to each other but time is changing. अगर हम टाइम को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते तो क्या हमारे पास दूसरा अल्टरनेट है? तो आंसर है वी हैव अनदर इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh. यहां पर ये सब वर्टिकल डायरेक्शन में काम करते हैं, therefore we can write it y and height. Here this uy square constant, 2 constant, g constant. तो vy किस पर डिपेंड करता है? vy डिपेंड करता है vy का स्क्वायर is directly proportional to height. 1. If vy square is proportionate to height, then here see ux square, this is a constant क्योंकि वो हर जगह एक जैसा रहता है, constant. Okay. uy square that is y component, this keeps on changing and this keeps on changing according to height. यहां जब ये पहुंचेगा तो ये uv बन जाएगा और इस समय v के कौन से दो कंपोनेंट होंगे? तो आंसर है v के दो कंपोनेंट होंगे. देखिए v के दो कंपोनेंट vx और vy. vx वही है जो ux था, सो दिस इज कांस्टेंट. vy स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनेट है? h के प्रोपोर्शनेट है. v h के प्रोपोर्शनेट है, उसका स्क्वायर लगा दिया. सो v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनेट टू रूट ऑफ h स्क्वायर. सो v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनेट टू h. v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनेट टू h. क्योंकि ये कांस्टेंट है इसलिए जो vy के वेरिएशन है वही v के वेरिएशन है. और v के वेरिएशन क्या है? vy h के अनुसार चेंज होता है और h स्क्वायर का रूट किया तो फिर से h आया. सो v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनेट टू h. दोनों में अगर हम हाफ m लगा दें विच इज अगेन ए कांस्टेंट, तो यहां पर देखिए हाफ m कांस्टेंट. लेकिन ये चीज क्या बन गई? काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनेट टू h. h की पावर 1. क्यों h की पावर 1? क्योंकि रूट के अंदर vy का स्क्वायर था और vy का स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनेट है? h के. ओके, सो हियर वी विल राइट h. ओके, सो अगर हम इसको v करेंगे तो ऐसे होगा. See this question. A ball is thrown up with certain velocity at an angle theta to the horizontal. The kinetic energy Ke of the ball varies with height h. यहां पर इसकी वेलोसिटी चेंज होते जा रही है. वी नो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होती, वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होती है. एट एनी टाइम लेट दिस वेलोसिटी बी t एंड दिस हाइट इज h. अब हमको वेरिएशन किस किस का देखना है? काइनेटिक एनर्जी और हाइट. तो काइनेटिक एनर्जी यहां पर कितनी होगी? हाफ mv स्क्वायर. ये जो v स्क्वायर है ये इसको हम क्या लिख सकते हैं? हाफ m. दिस इज व्हाट? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m. इस v स्क्वायर को हम लिख सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू ux का स्क्वायर प्लस ये जो uy ये x v स्क्वायर को हम लिखेंगे vx का स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर. v square is equal to vx square plus vy square. We know that this is equal to half m. vx हमेशा एक ही वैल्यू रखता है जो ux की वैल्यू थी. हर जगह उसकी वही वैल्यू होती है जो ux है. सो इट्स ए कांस्टेंट ux स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर वर्टिकल. ये चेंज होता है अकॉर्डिंग टू हाइट, अकॉर्डिंग टू टाइम.
दोनों के अनुसार चेंज होता है। अगर हमको टाइम लगाना है तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगाएंगे, और अगर हाइट के अनुसार, डिस्टेंस के अनुसार चेंज करना है तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहां पर हम हाइट को इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, दिस विल बी यू वाई स्क्वायर माइनस 2as जी एच, ये आ गया। ओके, सो ये है काइनेटिक एनर्जी और ये इसका फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले से हमने इसको स्टडी करना है कि इसका कैरेक्टर कैसा होगा। हमने काइनेटिक एनर्जी और H इसका रिलेशन निकाल लिया है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू दिस 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 दिस, दिस इज ए कांस्टेंट, दिस इज ए कांस्टेंट, इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट, इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट। तो काइनेटिक एनर्जी, दिस इज अगेन ए कांस्टेंट, दिस इज अगेन ए कांस्टेंट। तो काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन H। दोनों न्यूमरेटर में है, दोनों न्यूमरेटर में है, और काइनेटिक एनर्जी और H दोनों की पावर कितनी है? 1 and 1, 1 and 1, rest all is constant, so we can very well write it proportionate. Minus sign, yes, minus sign, it will be there. What does this show? This shows if H increase, the kinetic energy will decrease. इसको देखकर अब हम ग्राफ को देखते हैं और उसका कैरेक्टरिस्टिक पता लगाते हैं। सबसे पहली चीज, दोनों की पावर 1 1 है। अगर ये पावर 1 1 होती है तो ग्राफ की शेप कैसी होती है? याद रखिए, अगर ये पावर 1 to 2 या 2 to 1 हो तो क्या होता है? यस, पैराबोला। और अगर 1 to 1 होती है, 1 to 1, then it is a straight line. तो इससे ये पता लगा कि स्ट्रेट लाइन है, that means it should be either of the two. ये दोनों रिजेक्ट। ओके, अब इन दोनों में से किसी एक को हमने चुनना है, इन दोनों में से किसी एक को चुनना है। देखिए, इसमें दोनों में एक फीचर को कॉमन है कि जब हाइट इंक्रीज होती है तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है, हाइट इंक्रीज होती है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है, दोनों में होती है, वो भी ठीक। अगली चीज, काइनेटिक एनर्जी 0 इसमें नहीं है, इसमें है। हाइट के एक पर्टिकुलर लेवल पर काइनेटिक एनर्जी 0 है और यहां काइनेटिक एनर्जी कभी 0 नहीं है। और अब हमको याद आता है कि ये जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, इस काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में ये चीज कभी भी 0 नहीं होगी। यहां 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 हर जगह x की वेलोसिटी कैसी है? इट हैज सर्टेन वैल्यू, इट इज नेवर 0। सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है Vy, यहां पर मैक्सिमम होता है, यहां 0 होता है, फिर यहां मैक्सिमम होता है इनवर्ट डायरेक्शन में। तो इसलिए सबसे कम वैल्यू भी 0 नहीं होगी। So kinetic energy is never 0 because it is always having a velocity. पर ये शो करता है at a particular height kinetic energy is 0. So this is also wrong. Now we are left with only one this. So at a particular value, at a particular height, the kinetic energy will be minimum. So at a particular height, kinetic energy will be minimum. So this is how we get the right conclusion A. So these are the two arguments, 1 to 1 straight line, this is never 0, that shows the gap. So this is how we reach the conclusion and this is the right option A. Okay, see the next question. Two bodies are thrown up at an angle 45 and 60 with the horizontal. Both bodies attain same vertical height, then ratio of their velocities. One goes with angle 45 and other goes with angle 60. This is 45, this is 60. दोनों का क्या सेम है? Both bodies attain same vertical height. Yes. This is 45, this is
60 and this height are same. H. How? 60 डिग्री और 45 डिग्री दोनों की एक हाइट क्यों होगी? जरूरी है दोनों की वेलोसिटी में डिफरेंस होगा, अदरवाइज ये ज्यादा ऊंचा जा सकता था 60 वाला अगर इसकी वेलोसिटी सेम होती तो, पर इसकी वेलोसिटी हमने कम कर दी, ये इतनी हाइट तक ही गया, दोनों सेम हाइट तक गए और ये वापस आ गया सेम हाइट। ओके, नाउ दोनों की वेलोसिटी अगर अलग अलग होगी, लेट अस से 45 वाले की वेलोसिटी है u1 और 60 वाले की वेलोसिटी है u2। वी हैव टू फाइंड आउट रेशियो u1 अपॉन u2, ये रेशियो हमको पता करना है। तो वेरी सिंपल, ये h दोनों का सेम है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लगा देंगे। h मैक्स केस 1 में क्या होगा? u स्क्वायर अपॉन 2g, कौन सा u? u1 स्क्वायर अपॉन 2g एंड साइन स्क्वायर अल्फा। दिस इज formula for maximum height in case of a projectile. Okay, is it okay? In one case this sine square, this is 45, so this is equal to u square upon 2g sine 45 का square, sine 45 square. Second case में h max is equal to u2 square upon 2g, and here sine square, this was 45 and here we will take 60 and this velocity is u2, so this is again u2 square upon 2g sine square 60. Okay, now let's divide the two. u1 square upon u2 square, u1 square upon u2 square दोनों किसके बराबर हैं? This is equal to h, this is equal to h. दोनों को डिवाइड कर दिया, this divided by this is equal to this divided by this, and that is 1. Okay, let me correct it again. h upon h is equal to 1. इसको डिवाइड किया तो ये आया u1 square upon u2 square. This is sine square 45, sine square 45 upon sine square 60. This is u1 square upon u2 square. Sine 45 is 1 upon root 2. That square is 1 upon 2. Sine square 60 is root 3 by 2. So this is 3 upon 4. Now u1 square upon u2 square is equal to, this will be 1 upon 3, 2. This 2 will go there, 2 upon 3. So this is 2 upon 3, u1 square upon u2 square, this will go here, 3 upon 2. So u1 upon u2, u1 upon u2 is equal to root 3 upon 2. Do we have any option? Root 3 upon 2 is answer number C. So this is our answer number C. Okay, see the next question. Height and distance on a certain planet are variable. This is height, this is horizontal distance. Velocity of projection हमको निकालनी है। Velocity of projection कैसे निकालते हैं? Displacement से velocity हम निकाल सकते हैं। Y displacement in y direction is given by 8t minus 5t square. तो velocity in y direction Vy कितनी होगी? That is d by dt of 8t minus 5t square. This is equal to t minus 5 into 2t. This is equal to, this is 8, d by dt of 8t is 8 minus 5 2s are 10. We can write it 10t. This is velocity in y direction. Okay. Now, what is velocity in x direction? This is d by dt of 60.
60 and this is equal to 6. Velocity in x direction, velocity in y direction. Now see the word velocity of projection. When a particle is projected, what is the time at that moment? At projection, time is equal to 0. Then what will be the value of Vy? Therefore Vy is equal to, put t is equal to 0 and this will be 8. What will be Vx? That will be 6. There is no t here. Now what will be the V? So velocity is equal to 10 meter per second and this is our option number C. This is how we will do it. It's a very easy question. Only thing we should remember is that dy by dt is Vy and dx by dt is Vx, and at any moment velocity is given by this method. A cart is moving horizontally with straight line with constant speed 30 meter per second. Okay. The projectile is fired from moving cart in such a way that it will return to the cart after the cart has moved 80 meter. यहाँ से ये कार्ट चलनी शुरू होती है, सपोज यहाँ से हम एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं। कार्ट के लिए हमको एक चीज मालूम है, जब भी हम प्रोजेक्टाइल को थ्रो करेंगे उसके पास इनिशियल वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ कार्ट दोनों के पास है। कार्ट के पास एक इनिशियल वेलोसिटी है ux, तो इसके ऊपर ये जो ऑब्जेक्ट रखा है इसके पास भी इनिशियल वेलोसिटी ux, क्योंकि दोनों एक साथ चल रहे हैं। जब हम इसका प्रोजेक्टाइल बनाएंगे, इसको ऊपर थ्रो करेंगे, अगर हम इसको स्ट्रेट ऊपर थ्रो करते हैं तो यहां पर इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है? ux, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं बदलती। इस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के कारण ये यहां नहीं पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा, फिर थोड़ी देर बाद यहां पहुंचेगा, फिर थोड़ी देर बाद यहां पहुंचेगा, फिर यहां पहुंचेगा, फिर यहां पहुंचेगा, फिर यहां पहुंचेगा, ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। दिस विल मेक ए प्रोजेक्टाइल। और कार्ट का क्या होगा? कार्ट ठीक इसके नीचे यहां रहेगी। क्यों? क्योंकि कार्ट की भी वेलोसिटी वही है जो इसकी है। ये जब ये यहां पहुंचता है तो कार्ट भी यहां होती है, ये जब यहां पहुंचता है तो कार्ट भी यहां होती है, फिर जब ये यहां पहुंचता है तो कार्ट यहां है, यहां पहुंचता है तो कार्ट यहां है, और जब यहां पहुंचता है तो कार्ट पर ही गिरता है। तो अगर इसने कार्ट पर ही गिरना है तो उसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि जो इसका ux है वही इसका ux हो, और शुरू में तो होता है। हाँ, अगर हमने इसको ऐसे थ्रो कर दिया तो इसके पास एक uy के साथ साथ एक ux भी हो जाएगा। अगर एक ux हमने दे दिया, एक ux ऑलरेडी कार्ट के कारण है, तो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो ये कार्ट से आगे चला जाएगा। आगे अगर आगे नहीं जाने देना चाहते हैं तो कंपलसरी कंडीशन क्या है? कंपलसरी कंडीशन है इट मस्ट बी थ्रोन वर्टिकली। ऊपर भेजेंगे तभी ये हमेशा इसके ऊपर रहेगा। अगर हमने ऐसा टेढ़ा भेजा तो इधर गिरेगा। तो एक चीज तो पक्की हो गई, हमने इसको ऊपर भेजना है। ऐसा सीधा ऊपर उछालेंगे और इस हॉरिजॉन्टल के कारण ये ऐसा जाएगा, कार्ट ऐसी जाएगी और ये कार्ट पर ही गिरेगा। ठीक है। अब अगर इसने हमेशा कार्ट पर ही गिरना है तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हम तब चाहते हैं गिरे जब कार्ट कितनी आगे चली जाए, 80 मीटर, तभी इसको गिरना चाहिए। तो 80 मीटर कार्ट आगे जाएगी तभी ये गिरे, उसके पहले मत गिरे। ये कैसे हो सकता है? तो इसके लिए हम ये चाहते हैं कि ये 80 मीटर हवा में रहे। 80 मीटर तक जब ये यहां जाए तब तक ये प्रोजेक्टाइल हवा में रहना चाहिए। तो क्या चीज है जो दोनों में कॉमन है? आंसर है टाइम। ये 80 मीटर चल के यहां तक पहुंचा, उतनी देर तक ये हवा में था और गिर गया।
अब हवा में रहने का टाइम किस पर डिपेंड करता है? इस पर डिपेंड करता है कि वो कितनी हाइट तक जाएगा, कितनी हाइट तक जाएगा। और यहां पर हम उसका फॉर्मूला यूज करेंगे टाइम और ये एंगल का फॉर्मूला, इसको हम निकालेंगे। लेकिन टाइम हमको मालूम कहां है? तो टाइम पहले हम मालूम करते हैं इससे। कार्ड की वेलोसिटी कितनी है? 30, और कितनी दूर जाकर उस पर गिरेगा? 80 मीटर दूर जाकर उस पर प्रोजेक्टाइल गिरेगा। तो कितना टाइम बीतेगा? उतना टाइम हमारे पास अवेलेबल है। सो टाइम अवेलेबल इज इक्वल टू 80 मीटर दूर गिरना है, 30 की स्पीड है, सो दिस इज 8/3 सेकेंड। This is the time available with us, 8/3 सेकेंड। इस 8/3 सेकेंड तक इसको हवा में रहना चाहिए। अगर इसको 8/3 सेकेंड तक हवा में रहना चाहिए तो हमें निकालना क्या है? What will be its initial velocity? At what speed must the projectile be fired? और अब यहां पर देखिए कि हमारे पास टाइम का क्या फॉर्मूला होता है। टाइम का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, यू ऑल नो प्रोजेक्टाइल में टाइम, एंड वी नो टाइम अवेलेबल इज 2u/g sin अल्फा। हियर व्हाट इज दिस साइन? हम इसको सीधा ऊपर फेंक रहे हैं और हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाते हुए? 90, so sin 90 will be 1. So formula क्या हुआ? 2u/g. This is the formula for time, and how much is this time available? 8/3 second. 8/3 second. So 2u is equal to 8/3 multiplied by g, that is 10. Okay, so u is equal to 8 into 5 upon 3, 40/3, and this 40/3 आगे करने की जरूरत नहीं है, it is already here, 40/3, this 40/3. So our option is C. This is how we will get it. Okay, this is KCET question. For a given velocity, one velocity, for a given velocity, a projectile has same range R for two angles of projection. ये हमारे लिए बड़ा पुराना एग्जाम्पल है, वेल नोन है। ओके, दिस एंगल इज थीटा एंड दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, टू डिफरेंट एंगल्स, टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन फॉर द सेम रेंज। एक थीटा होगा और एक थीटा -2 होगा। अब इनका ये कहना है T1 and T2 are the time of flight in two cases. Then what is the relation between T1, T2 and this with R? ये रेंज कितना है? ये रेंज है R। एक का टाइम लगा T1 और एक का टाइम लगा T2। इन तीनों का रिलेशन हमको निकालना है। हर एक में हम क्या देखते हैं? T1 multiplied by T2। दैट मीन्स दोनों का एक्सप्रेशन बनाएंगे और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। सो लेट्स गो फॉर T1। T1 इज इक्वल टू 2u/g इंटू साइन थीटा। ठीक है। T2 इज अगेन सेम वेलोसिटी, दोनों की वेलोसिटी सेम है, इसलिए 2u/g साइन थीटा की बजाय इसको अब कितना लेना है? 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। ओके, 90 माइनस थीटा वी कैन राइट एज 2u/g cos थीटा। नाउ T1 multiplied by T2, T1 multiplied by T2 is equal to 4u square upon g square into sin theta multiplied by cos theta, sin theta cos theta. This is equal to 2u square upon g square sin 2 theta, and this formula u square upon g square sin 2 theta is the formula for range. So this will be 2 into range.
So T1 multiplied by 2 is equal to 2 range. 2 is a constant. So T1 T2 is directly proportionate to R. T1 T2 is directly proportionate to R. So this is our option A. Is the correct option. See, this question is all asked in AIAMS, All India Institutes examination. Two projectiles are projected with same velocity. One is projected 30, other at 60. One is projected at 30, other 60. 30 and 60 to the horizontal. Ratio of maximum heights. One thing we know about it, 30 and 60, the range should be same. Because 60 is 90 minus 30. Okay. This height is h1 and this height is h2. What we are supposed to find is ratio of maximum height. So it's very simple. Only thing we must remember the formula for maximum height, and the formula for maximum height is u square upon 2g. Height maximum is equal to u square upon 2g sine square alpha. Here alpha is the angle of projection. Okay. Now must we apply for 30 degree. So h1 is equal to u square upon 2g, and this is sine square 30 degree, and h2 is equal to u square upon 2g sine square 60 degree. So here this is cancelled. h1 sine 30 is half, so square will be 1 upon 4, and sine 60 is root 3 by 2, square will be 3 upon 4, so this is 1 upon 3. h1 upon h2 is equal to 1 upon 3. This is option number A. So it's very simple one, and all the questions need not to be very difficult. In entrance, they will be very simple. What it tests is our knowledge, whether we have remembered the formula for maximum height. Okay. A ball whose kinetic energy is E is thrown at an angle of 45 degree with the horizontal. Okay. Its kinetic energy at the highest point of its flight will be. The angle of projection is 45. 45. Okay. Its kinetic energy is E. Okay, let this velocity be u. Then its kinetic energy. Which kinetic energy? Initial is equal to half mu square. When it reaches the highest point. यहाँ पर जब पहुंचता है, now here is the test कि हमको पता है कि नहीं कि यहाँ कौन सी वेलोसिटी होगी. तो आंसर है we know the velocity. यहाँ पर इसकी दो वेलोसिटी है, one is ux and one is uy. जब ये यहाँ पहुंचेगा, only ux will remain and uy will become 0. तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी at the top is equal to half mux square. This is half mu cos theta square. This is half m u square cos square theta cos square 45. This is half mu square cos 45 is 1 upon root 2 square 1 upon 2. Okay. Now kinetic energy initial and kinetic energy. The kinetic energy at the highest point, kinetic energy at the top, Ke top upon initial Ke initial is equal to kinetic energy at the top is half mu square into half. This is to be divided by initial kinetic energy half mu square. So this is 1 upon 2. 1 upon 2. This is the
kinetic energy at the top, 1/2 of initial energy. KE highest is equal to half. This will go here, KE initial. So our answer will be half. Is there any answer? Yes. Half of E, kinetic energy. So this is our option B. This is how we get it. And now let's go to the next question. Two particles of same mass are projected from same place with same velocity u, such that their ranges are same. If h1 and h2 are the maximum height attained by them, तो एक चीज इसमें छिपी हुई है. Same velocity u, range is also same. How it is possible? It is possible if one is thrown at an angle theta and another has the angle of projection 90 minus theta, then only same velocity, same range. So one is theta and other is 90 minus theta. So this is 90 minus theta. Okay. Theta and 90 minus theta. They will have the same range over here. Now, what they are asking us, h1, h2 are the maximum height. ये height है h1 और ये height है h2, and we are supposed to find out relation. Relation में हमको हर जगह common क्या है? Relation में हमको common है r square. सामने h1, h2 कैसे बदल रहा है ये हमको निकालना है. तो let's find r square here. Range is given by, what is the formula for range? Okay, tell me the formula for u square sine 2 alpha upon g. This is range. So this we can find out with anyone. Let us say we get it for theta. So this is u square upon g sine 2 theta. And sine 2 theta, what we can write is u square upon g 2 sine theta cos theta. This is the range formula. And square of the range, if we make it square of the range, then this will be r square u square upon g square. This will be 4 sine square theta cos square theta. Okay. Let's keep it in stock. बाकी चेक करते हैं h1, h2. The formula for height. Formula for height is u square upon g into sine square theta. In case of theta, this is h1. For h2, it is again u square upon g sine square 90 minus theta, and this sine square 90 minus theta will be cos square theta. Cos square theta. So u square upon g, u square upon g, u square upon g square. This is sine square theta, this is cos square theta. We multiply the two, we get this. So what should we do? Answer is we should multiply it. So h1, h2 will be u square upon g square. Correct? Again multiplied by this sine square theta into cos square theta. Sine square theta into cos square theta. So what is the correct proportion? This. Okay. This is height 1. You know the correct formula is 2g, 2g. So if we multiply the two, here it is r square, here it is h1, h2. Out of this, u square upon g sine square theta, u square upon g sine square theta. This is equal to, see here, u square upon g sine square theta, ये 2 को यहाँ ले आइए, 2h1. u square upon g sine square theta, this
makes 2H1. Again, the second u square upon g cos square theta, u square upon g cos square theta. This makes 2H2. This is 2H2 u square, and this is 4. Now u square upon g एक बार लेंगे साइन स्क्वायर थीटा के साथ, तो हमको क्या देगा वो u square upon g sin square theta will give 2H1, second time 2H2, और ये वाला 4 यहाँ पर 2 into 2 into 4, that is 16 H1 H2 H1 H2. This is R square is equal to. वैसे अगर आप H1 H2 को R square से डिवाइड करेंगे, R square को H1 H2 से डिवाइड करेंगे, you will get that 16 comes. So R square is equal to 16 H1 H2, and our right option is D. So this is